दोस्तों, अगर जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो हमारी ये जो तैयारी है, इसमें आपके सामने अगर मुश्किलें आ रही हैं, अगर बाधाएं आ रही हैं, अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बाधाओं से ही हमें पता चलता है कि हमें अपनी दिशा में क्या अप्रोच, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो यही रणनीति फॉलो की जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, यही रणनीति फॉलो की जाती है प्राइवेट स्कूल्स में, और इसी पॉलिसी के अंतर्गत आप क्लासरूम टीचिंग करवाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? हम बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, कि बच्चा जो अधिगम कर रहा है उस पे हम विश्लेषण, उसकी हम चर्चा अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक बच्चा अधिगम या लर्निंग प्रोसेस कैसे करता है। उससे संबंधित हम सिद्धांत भी देख चुके हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में यूनिट 5 में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दैट इज कि टीचर कैसा पढ़ाए, किस स्टाइल से पढ़ाए, उसकी शैली क्या हो। ऐसी शैली हो जिससे बच्चे अधिगम के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। तो वो शैली एक टीचर से एक वांछनीय अपेक्षा की जाती है कि एक टीचर उस शैली में पढ़ाए कि बच्चों को सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझ में आ जाए और बच्चे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के उस लेवल तक पहुंच जाएं कि वो सारा दिया गया ज्ञान उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आए। तो इसी चीज़ के लिए हम यूनिट 5 को पढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए भी कारगर है, प्लस आपकी ये जो जीवन शैली है, आपकी ये जो पढ़ाने की स्टाइल है, उसमें भी ये आपको बहुत योगदान देगी। क्योंकि शिक्षक से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं समाज करता है, क्योंकि स्कूल को ही क्या कहा गया है? लघु समाज कहा गया है, मिनी सोसाइटी कहा गया है। और इसमें सिखाने का उत्तरदायित्व किसी प्रिंसिपल का, किसी सुपरवाइजर का या किसी मॉनिटर का नहीं है। इसमें सिखाने का और अधिगम की प्रक्रिया का सबसे ज्यादा दायित्व अगर किसी का है तो वो है एक टीचर। क्योंकि टीचर ही वो व्यक्ति है जो बच्चों को अपने जीवन शैली से संबंधित उदाहरण दे सकता है, उन्हें सिखा सकता है, उन्हें समझा सकता है। और टीचर ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा आदर्श होता है, जो कि आपने छोटे बच्चों में देखा होगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अगर मम्मी कोई बात कह रही है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, इंटरवल में आप टिफिन में जो सब्जी ले जाएंगे वो ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, सो इट विल प्रोवाइड अ बेनिफिट टू योर हेल्थ, तो बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर किसी अध्यापिका ने ये बात कह दी है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उसको बच्चे स्वीकार करेंगे। और न सिर्फ स्वीकार करेंगे बल्कि आत्मसात करने के बाद उसे कार्यान्वित भी करेंगे। और वो अपनी मम्मी से भी कहेंगे कि मेरी मैडम ने कहा है कि ग्रीन वेजिटेबल इज वेरी हेल्दी टू ईट एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी स्ट्रक्चर। तो इस वजह से मैं आज से ग्रीन वेजिटेबल सुबह, शाम, रात को, दिन में, इंटरवल में हर टाइम खाऊंगा। तो क्यों ऐसा कहा उसने? जब मम्मी ने ये बात कही तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी ने उर्दू में नहीं कहा है, हिंदी में ही समझाया, लेकिन फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैडम ने कहा, एक अध्यापिका ने कहा, वो बच्चों के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाती है, वो बच्चों के लिए एक आदर्श है। और उनका कहा हुआ वाक्य भी क्या है? एक आदर्श है, और बच्चे उसे हूबहू फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक टीचर का जो लायबिलिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम कैसा बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारे सिखाए हुए ज्ञान की अमिट छाप बच्चों पर जीवन पर्यंत रहती है। तो आइए सीखते हैं इस टॉपिक में, जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में वो सारी बातें समाहित हैं जिसको आप संचालित करेंगे अपनी कक्षाओं में, अपने व्यक्तित्व में, स्टाफ रूम में, स्कूल के कंपाउंड में, और ना सिर्फ स्कूल के कंपाउंड में बल्कि स्कूल से बाहर भी, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व का पार्ट बन चुका है। तो यही कुछ हमें जो सीखना है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हमें सीखना है? उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें जो चीज देखनी है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। तो मेरे साथ आप टेबल बनाइए कि शिक्षण के स्तर जो हम सीख रहे हैं, द लेवल्स ऑफ टीचिंग हम जो सीख रहे हैं, इसमें क्या चीजें आती हैं? शिक्षण के स्तर, ठीक है। अब शिक्षण के स्तर जो मैंने लिखा है उसमें आप टेबल बनाएंगे, राइट? एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में आप इसको
3 भाग में डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट लेवल इज, सबसे पहला लेवल क्या होगा, वो होगा स्मृति स्तर, होगा नहीं इनफैक्ट है, स्मृति स्तर। सबसे पहले शिक्षण के स्तर में जब आप टीचिंग कराएंगे तो टीचिंग के लेवल्स का आइडिया आपको होना चाहिए, दैट हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन अ टीचिंग। और टीचिंग के लेवल्स में, शिक्षण के स्तर में सबसे पहले हम देख रहे हैं स्मृति स्तर। स्मृति के बाद आपका दूसरा स्तर होगा अवबोध, ठीक है। अवबोध के बाद आपका लास्ट स्तर है चिंतन स्तर। कौन सा स्तर, चिंतन स्तर। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, चिंतन स्तर को हम इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आइए, क्या पता इसके इंग्लिश नाम भी आपसे पूछ लिए जाएं, तो हमें इंग्लिश नाम की जानकारी भी होनी चाहिए कि इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे मेमोरी लेवल, फिर अवबोध को हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड फाइनली दिस चिंतन स्तर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, चिंतन स्तर क्या होता है, क्या ये सारे स्तरों का समावेश करके ही शिक्षण बताया जाता है, या ये शिक्षण के जो स्तर है ये अलग अलग प्रकार के हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो पहले तो इनके नाम जाने कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं। शिक्षण के स्तर होते हैं 3। उनके नाम क्या क्या हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन, उनके नाम हो गए। इंग्लिश में उनके नाम क्या हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो आइए अब इसको एक एक करके ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि स्मृति स्तर में क्या आएगा, अवबोध में क्या आएगा और चिंतन स्तर पर क्या चीजें हमें जाननी हैं, जो कि हमारे शिक्षण के लिए, हमारे एग्जाम के लिए और हमारे जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी है। सो द वेरी फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड स्मृति स्तर। और स्मृति स्तर को ही आप क्या बोल रहे हैं, स्मृति स्तर को आप बोल रहे हैं व्हाट, मेमोरी लेवल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्मृति स्तर, जो कि पहला स्तर है शिक्षण में, और इसमें हमें पढ़ना क्या है। स्मृति से आपको समझ में आ रहा है ऑल दी कॉग्निटिव एरियाज, ऑल दी संज्ञानात्मक क्षेत्र विल बी इंक्लूडेड इन स्मृति स्तर। तो यहाँ पर जब आपके सोचने का और पढ़ाने का तरीका जो है वो मेमोरी पर आधारित है, ठीक है, स्मृति पर आधारित है, या कॉग्निटिव पावर्स या संज्ञानात्मक क्षेत्र के दायरे में आता है, तो आप स्वयं बता सकते हैं कि स्मृति स्तर किसके लिए, कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। स्मृति स्तर जो है वो उपयोगी रहेगा किसके लिए, स्मृति स्तर उपयोगी होगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा आपका, स्मृति स्तर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। कक्षाओं, स्मृति स्तर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। The very first point which you have to remember in memory level of teaching, the very first point is कि ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, प्राइमरी क्लासेस के लिए यूजफुल है। क्यों प्राइमरी क्लासेस के लिए यूजफुल है? सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है, इसलिए स्मृति स्तर सबसे ज्यादा प्राइमरी लेवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, यहां पर ये प्राइमरी लेवल के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस ये पूर्णतः विचारहीन अवस्था है। पूर्णतः कैसी अवस्था है? विचारहीन अवस्था है। इसमें कुछ भी बच्चा स्वयं से कुछ भी थिंकिंग या सोचने की बात नहीं कर रहा है। जैसे शाहिद कपूर के गाने में शाहिद कपूर कह रहा है कि सोचता हूं क्या से क्या हो गए, तो यहां पर बच्चे जो हैं कुछ भी सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। तो किसका काम कर रहे हैं? सिंपली उनके माइंड में सूचनाएं जो हैं वो भंडारित कर दी जाती हैं, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं, उन्हें उसका मतलब समझ में नहीं आता, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
दे नेवर वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। सिर्फ और सिर्फ ये सूचना उनके माइंड में क्या कर दी गई है, फीड कर दी गई है। इसी को हम कहते हैं स्मृति स्तर। और जब यहाँ पर उनको ये सारी की सारी लाइनिंग्स याद हैं, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज लाइनिंग्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से विचारहीन अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें विचारों का समावेश नहीं होता, थिंकिंग का जो डोमेन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल देखें कि एक छोटी बच्ची जिसने ये सीख लिया है कि 2 2 4 होता है, बस उसे ये टेबल याद है कि 2 2 4 होता है, क्योंकि स्मृति स्तर पर केवल मात्र उसे टेबल याद है, उसे कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। अब हमारे मोबाइल फोन में एक साइन था इक्वल टू करके, तो उस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने क्या समझ लिया, जा, क्योंकि 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहां पर इस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने समझ लिया जा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये विचारहीन अवस्था है, जो भी बोला जा रहा है बस एग्जैक्टली बस वो बोला ही जा रहा है, क्योंकि ये सूचनाएं आपके मस्तिष्क में, उस बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में भंडारित हैं, स्टोर हैं। और स्टोर होने के बाद वो ये कोशिश नहीं करता है इस लेवल पर कि इन चीजों को जिसको मैं बोल रहा हूं इसको समझा जाए, वो समझने की कोशिश नहीं करता है। बार बार उसको जो बोला जाएगा, जो रटाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फीड की जाएंगी, सिंपली वो उसको पैरट कर सकता है, पैराटाइज कर सकता है, यानी कि तोते जैसे बार बार बोल सकता है। हिंद का तोता किसे कहा जाता था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये जो पैराडाइज करेगा, ये जो पैरट जैसे बार बार तोते जैसे रिपीट करे जा रहा है, द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स वॉट एवर इज स्टोर्ड इन द माइंड, उस लेवल को आप क्या कहेंगे, वो स्मृति स्तर होता है। और अब आपको समझ में आ गया है कि स्मृति स्तर को मैं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता क्यों दे रही हूं, क्योंकि यहां पर प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल्स की क्लासेस में बच्चों का मस्तिष्क जो है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता है। हम क्रमबद्ध तरीके से उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सबसे प्रथम टीचिंग का जो लेवल आता है वो है स्मृति स्तर। और इससे आपने देखा कि जो पोयम्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो उनको बिल्कुल रटा दिए जाते हैं, याद करा दिए जाते हैं, बट दे नेवर नो व्हाट इज द मीनिंगफुल symbolic implications of these formulas which we are learning. They are simply what doing, rote learning is there. रटने की विधा को ज्यादा बल दिया जाता है कि ये टेबल्स हैं, याद कर लो, ये पोयम्स हैं, याद कर लो, ये हिंदी की गद्य की लाइनिंग्स हैं, याद कर लो, ये यहाँ पर साइंस में ऐसा है, याद कर लो। ऐसा क्यों है? They never know. So meaningful understanding is not there. This level is devoid of meaningful understanding. यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम को महत्ता नहीं दी जाती, जबकि बनिस्पत इसके किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसको महत्ता दी जाती है, तो महत्ता दी जाती है रटने की प्रवृत्ति को। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि टेबल लर्निंग इज व्हाट, टेबल लर्निंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर माइंड। तो मेंटोस खाना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंटोस जो है वो दिमाग की बत्ती जला देता है, और दिमाग की जैसे ही बत्ती जल जाती है तो आपको सारे टेबल्स याद हो जाते हैं। तो स्मृति स्तर की ये बात हुई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट अपना लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर हमारा जो था वो सेकेंड लेवल था, अवबोध स्तर। और अवबोध को ही हमने क्या कहा है, अवबोध को ही हमने कहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहां पर क्या रटने की प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? जी नहीं, यहां पर किसकी प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? समझने की बात को बल दिया जाता है। और क्या ये स्तर जो है, टीचिंग का जो ये तरीका है, जो लेवल है, वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? जी नहीं, वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर इन चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं पॉइंट्स आपके जो बना रही हूं उसमें मैं रेक्टिफिकेशन कर देती हूं। यहां पर मैं सिंपली हम जो सेकंड पॉइंट लिख रहे थे वो लिखते हैं, और उसके बाद फिर आपका इधर सब डिवीजन आ जाता है इसमें। तो अवबोध और सेकेंडरी लेवल पे आपको देखना है कि अवबोध स्तर पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी है? ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, फर्स्ट पॉइंट।
फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप, माध्यमिक स्तर के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस इसमें कैसी बात की जाती है, इसमें आप चीजों का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि अवबोध स्तर पर अब आप चीजों को समझने लगे हैं। ठीक है, जब चीजों को समझने लगे हैं तो क्या होने लग जाएगा, whenever a child start understanding the things, तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाएंगे। संप्रत्यय मतलब क्या होता है, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग लेवल जो है टीचिंग का वो कौन सा होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, अवबोध स्तर होगा। तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि ये चिंतन का ही प्रकार है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये स्मृति स्तर से ऊपर होता है। स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है। ठीक है, अगर हम पद सोपान की बात करें तो सबसे पहला लेवल जो हमने प्राथमिक कक्षाओं के लिए लिखा था वो लिखा था स्मृति स्तर। और स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल कौन सा है, स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है अवबोध। और अवबोध में क्या कर रहा है बच्चा, अवबोध में बच्चा अब समझने की कोशिश कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीजें उसके माइंड में आ रही हैं। अब आप वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, एग्जाम्पल का, क्योंकि जामफल खाए बिना हमारा पेट जो है वो भरता नहीं। तो यहां पर ये जो जामफल मैं देने वाली हूं इससे रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश। यस, इंग्लिश में एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखती हूं, कैसे एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर लिखा, आई विल चेंज द पेज रादर, अवबोध का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल शुरू हो गए हैं, हम सेकेंडरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब बच्चा समझने लग रहा है तो आपका एग्जाम्पल कैसा होगा, इफ वी आर रीडिंग आउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स कोई विषय है जो क्लास में चल रहा है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है, और उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं मॉडल्स में समझा रही हूं कौन सा कॉन्सेप्ट, मैं मॉडल्स में समझा रही हूं मे और माइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। अब मुझे पता है कि इस लेवल पर बच्चे जो हैं वो समझने का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, संप्रत्यय उनके मस्तिष्क में बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर मे और माइट मॉडल को समझाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रूल्स, ठीक है, मैं उनको पूरा क्राइटेरिया बताऊं, रूल्स बताऊं, दिस दैट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड्स, उसके बजाय मैं सीधे क्या कर रही हूं, सीधे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया दैट इस तरह का मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा रफली सपोज। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा और फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, चलिए दोनों एग्जाम्पल आप रेन के ही लीजिए। अब ये दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैंने बच्चों को कोई रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए, सिंपली मैं क्या कर रही हूँ कि मे और माइट के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए, और 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों फर्स्ट वाले में कौन सा मॉडल प्लेस किया जाएगा, बिकॉज एट दिस लेवल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल
दे बिल्ड अप देयर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। तो अब यहाँ पर जब मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया तो उनको समझ में भी आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझाया? इट डैश रेन एज इट इज क्लाउडी, क्योंकि आसमान में बादल बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। और बादल भी कैसे है? काले बादल, दैट इज कॉल्ड निम्बस क्लाउड्स इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर काले बादल आसमान में छा गए हैं, इट्स वेरी क्लाउडी, द वेदर इज वेरी कूल एंड सूदिंग, सो देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। तो अब यहाँ पर बारिश आने की संभावना पूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर मॉडल क्या लगाया? उसके लिए मैंने मॉडल यहाँ पर लगाया मे। लेकिन जब दूसरे एग्जाम्पल में मैंने देखा इट डैश रेन एज इट इज क्लियर स्काई, अब यहाँ पर शायद ही बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है। तो मैंने यहाँ पर क्या मॉडल लगाया? मैंने यहाँ पर मॉडल लगाया माइट। तो अब यहाँ पर बच्चों को समझ में आ गया कि मे मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है और माइट मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दे कैन बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि मे का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और माइट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, इनको बहुत हाई लेवल की मैं एसएससी की तैयारी नहीं करा रही हूँ, मैं सिंपली क्लास में इनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रही हूँ। फिर इसमें आगे क्या वेरिएशंस आते हैं कि माइट का प्रयोग कई बार कुछ और रेफरेंसेस में पॉजिटिव में भी आ जाता है, बट दैट शुड नॉट बी इंटरप्रिटेटेड इन द क्लास विच इज रिलेटेड टू सेकेंडरी लेवल। अब यहाँ पर माध्यमिक कक्षाओं में मैं शुरुआत कर रही हूँ कॉन्सेप्ट की, और उस शुरुआत के लिए, उस प्रारंभ के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यूज किए, और मैं इनको बहुत हाई प्रोफाइल चीजें न बताते हुए सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊंगी कि बच्चों देखो, मे का प्रयोग अक्सर प्रायः पॉजिटिव चीजों के लिए और माइट का प्रयोग प्रायः यूजुअली नेगेटिव चीजों के लिए किया जाता है, और मैंने उन्हें अब ये एग्जाम्पल भी बता दिया। तो क्या बच्चे अब इसका प्रयोग, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनमें बिल्ड हो गया है, ये जो कॉन्सेप्ट उनमें बिल्ड हो गया है, अगर मैं ये एग्जाम्पल्स चेंज कर दूं तो क्या उनका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या उनका कॉन्सेप्ट यूज में नहीं आएगा? बिल्कुल, उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो ये कौन सा स्तर हुआ हमारा? ये हमारा स्तर हुआ अवबोध स्तर, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद हम अपना नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। थर्ड लेवल जो आपका आएगा वो आएगा चिंतन स्तर, और इसी चिंतन स्तर को मैंने क्या बोला है? इसी चिंतन स्तर को मैंने कहा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, राइट? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखिए, मैं ये मान के चल रही हूं कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं हो रही है, तो मैं इतने शानदार एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करा रही हूं कि आपको ये चीजें एग्जाम तक याद रहेंगी, और इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी याद रहेंगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं याद है, अभी तक समझ में नहीं आई है, आपने कहीं नहीं पढ़ी है, तो अब पढ़ लीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। या फिर आपको ये चीजें याद भी हैं और आपने पढ़ भी रखी हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि रिवीजन से बेस्ट चीज और कुछ हो ही नहीं सकती एग्जाम प्रिपरेशंस में। हमारी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है रिवीजन। तो यहाँ पर हम रिवीजन करते हुए देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर क्या होता है। तो चिंतन या रिफ्लेक्टिव स्तर जो होता है वो क्या होता है? बहुत उच्चतम स्तर होता है, ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। अब जब ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है तो आपको पता है ये कौन सी कक्षाओं में ज्यादा एप्लीकेबल होगा? उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे न सिर्फ स्मृति, न सिर्फ चिंतन, स्मृति चिंतन, बल्कि इन दोनों के साथ एक लेवल हम और आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड समस्या समाधान की प्रवृत्ति। समस्या समाधान की प्रवृत्ति हमारे पास बच्चों में, बच्चों के माइंड में डेवलप हो जाती है। दे डेवलप द स्किल
उनके पास एक कौशल आ जाता है और वो कौशल होता है समस्या समाधान की प्रवृत्ति। और इस समस्या समाधान की प्रवृत्ति में चिंतन और स्मृति, ये दोनों स्तर भी जो हैं वो शामिल हैं। ये दोनों लेवल्स भी जो हैं वो शामिल हैं कि आपकी स्मृति भी होनी चाहिए, चिंतन यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और फिर समस्या समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब इसमें 2 पॉइंट आप और लिखेंगे, वो क्या कि इसमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आप चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप चीजों का संश्लेषण कर सकते हैं, आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। प्लस एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूं, द 5th पॉइंट विच यू हैव टू राइट इज व्हाट, इस लेवल पर सृजनात्मकता का विकास होता है। इस लेवल पर क्या हो जाता है, सृजनात्मकता का विकास अपने चरम पर होता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि अगर जोशीले फुर्तीले स्मृति वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके पूरे जीवन काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है दैट इज युवावस्था। ठीक है, तो युवावस्था को ही उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट बनाया और उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित किया। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि ये युवक, ये युवावस्था ही हमारे देश का भविष्य है। तो यहाँ पर भी सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कौन से लेवल पर होता है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पर होता है। तो अब आपको मुश्किल नहीं आएगी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्टिव का आप अगर साइंस में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आप साइंस में पढ़ते हैं तो ये परावर्तन और अपवर्तन की जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर वो सारी चीजें इसमें भी उसी तरह से लागू हैं, बस थोड़ा सा नजरिया और थोड़ा सा इसका कंटेंट बदल गया है। अदरवाइज रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपने आत्मसात किया, जो भी आपने अपनी स्मृति के रूप में संग्रहित किया, अवबोध के स्तर पर उसको समझा, अब फाइनली आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजें समझने, याद करने और महसूस करने के बाद आप उसी तरह से अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो आपने सीखा है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही आपको दिए गए संस्कारों का पता चलता है कि आप कितने संस्कारवान व्यक्ति हैं, ये पता आपके शब्दों से चलता है। तो इसका इल्म लोगों को तभी होता है जब वो शब्दों पर गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वाकई मैं भी ऐसा मानती हूँ कि वो हमारे संस्कारों की झलक है। हमारे संस्कार प्रतिपादित होते हैं कि हमें कैसे संस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर ये संस्कारों का जो लेवल आ गया है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इन पॉइंट्स को कि ये उच्चतम स्तर के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बातें कहाँ से कहाँ जा रही है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रही हैं। प्लस ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, इसमें स्मृति और चिंतन का समावेश होने के साथ साथ और क्या हो रहा है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती है। प्लस आलोचनात्मक प्रवृत्ति, आलोचनात्मक प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण, इन दोनों का समावेश करके समस्या समाधान की जो जिज्ञासा है, जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो बच्चों में डेवलप हो गई। और फाइनली इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सृजनात्मकता का विकास शिक्षण के किस स्तर पर होगा, आपके अनुसार आप एक अध्यापिका हैं और आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के किस स्तर पर सृजनात्मकता का विकास होता है, और आपको ऑप्शंस दे दिए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, फिर रिफ्लेक्टिव यानी कि आपका चिंतन स्तर। तो इन तीनों स्तरों में आप क्या मानेंगे कि हाँ, सृजनात्मकता का विकास, बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होगा, जब वो बहुत छोटा होगा और आपने अपने दिमाग से ये अवबोध करा, ये अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ये प्राइमरी लेवल के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस ये पूर्णतः विचारहीन अवस्था है। पूर्णतः कैसी अवस्था है, विचारहीन अवस्था है। इसमें कुछ भी बच्चा स्वयं से कुछ भी थिंकिंग या सोचने की बात नहीं कर रहा है। जैसे शाहिद कपूर के गाने में शाहिद कपूर कह रहा है कि सोचता हूं क्या से क्या हो गए, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं
कुछ भी सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। तो किसका काम कर रहे हैं? सिंपली उनके माइंड में सूचनाएं जो हैं वो भंडारित कर दी जाती हैं, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं, उन्हें उसका मतलब समझ में नहीं आता, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दे नेवर वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। सिर्फ और सिर्फ ये सूचना उनके माइंड में क्या कर दी गई है? फीड कर दी गई है। इसी को हम कहते हैं स्मृति स्तर। और जब यहाँ पर उनको ये सारी की सारी लाइनिंग्स याद है लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज लाइनिंग्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से विचारहीन अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें विचारों का समावेश नहीं होता, थिंकिंग का जो डोमेन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल देखें कि एक छोटी बच्ची जिसने ये सीख लिया है कि 2 2 4 होता है, बस उसे ये टेबल याद है कि 2 2 4 होता है, क्योंकि स्मृति स्तर पर केवल मात्र उसे टेबल याद है, उसे कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। अब हमारे मोबाइल फोन में एक साइन था इक्वल टू करके, तो उस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने क्या समझ लिया? जा, क्योंकि 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहां पर इस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने समझ लिया जा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये विचारहीन अवस्था है, जो भी बोला जा रहा है बस एग्जैक्टली बस वो बोला ही जा रहा है, क्योंकि ये सूचनाएं आपके मस्तिष्क में, उस बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में भंडारित हैं, स्टोर हैं। और स्टोर होने के बाद वो ये कोशिश नहीं करता है इस लेवल पर कि इन चीजों को जिसको मैं बोल रहा हूं इसको समझा जाए, वो समझने की कोशिश नहीं करता है। बार बार उसको जो बोला जाएगा, जो रटाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फीड की जाएंगी, सिंपली वो उसको पैरट कर सकता है, पैराटाइज कर सकता है, यानी कि तोते जैसे बार बार बोल सकता है। हिंद का तोता किसे कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये जो पैराडाइज करेगा, ये जो पैरट जैसे बार बार तोते जैसे रिपीट करे जा रहा है, द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स व्हाट एवर इज स्टोर्ड इन द माइंड, उस लेवल को आप क्या कहेंगे? वो स्मृति स्तर होता है। और अब आपको समझ में आ गया है कि स्मृति स्तर को मैं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता क्यों दे रही हूं, क्योंकि यहां पर प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल्स की क्लासेस में बच्चों का मस्तिष्क जो है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता है। हम क्रमबद्ध तरीके से उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सबसे प्रथम टीचिंग का जो लेवल आता है वो है स्मृति स्तर। और इससे आपने देखा कि जो पोयम्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो उनको बिल्कुल रटा दिए जाते हैं, याद करा दिए जाते हैं, बट दे नेवर नो व्हाट इज द मीनिंगफुल symbolic implications of these formulas which we are learning. They are simply what doing? Rote learning is there. रटने की विधा को ज्यादा बल दिया जाता है कि ये टेबल्स हैं, याद कर लो, ये पोयम्स हैं, याद कर लो, ये हिंदी की गद्य की लाइनिंग्स हैं, याद कर लो, ये यहाँ पर साइंस में ऐसा है, याद कर लो। ऐसा क्यों है? They never know. So meaningful understanding is not there. This level is devoid of meaningful understanding. यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम को महत्ता नहीं दी जाती, जबकि बनिस्पत इसके किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसको महत्ता दी जाती है? तो महत्ता दी जाती है रटने की प्रवृत्ति को। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि टेबल लर्निंग इज व्हाट? टेबल लर्निंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर माइंड। तो मेंटोस खाना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंटोस जो है वो दिमाग की बत्ती जला देता है, और दिमाग की जैसे ही बत्ती जल जाती है तो आपको सारे टेबल्स याद हो जाते हैं। तो स्मृति स्तर की ये बात हुई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट अपना लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर हमारा जो था वो सेकेंड लेवल था, अवबोध स्तर। और अवबोध को ही हमने क्या कहा है? अवबोध को ही हमने कहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहां पर क्या रटने की प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? जी नहीं, यहां पर किसकी प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? समझने की बात को बल दिया जाता है। और क्या ये स्तर जो है, टीचिंग का जो ये तरीका है, जो लेवल है, वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? जी नहीं, वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर इन चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है,
इस तरह से मैं पॉइंट्स आपके जो बना रही हूँ उसमें मैं रेक्टिफिकेशन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली हम जो सेकंड पॉइंट लिख रहे थे वो लिखते हैं और उसके बाद फिर आपका इधर सब डिवीजन आ जाता है इसमें। तो अवबोध और सेकेंडरी लेवल पे आपको देखना है कि अवबोध स्तर पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी है? ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, फर्स्ट पॉइंट। फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? माध्यमिक स्तर के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस इसमें कैसी बात की जाती है, इसमें आप चीजों का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि अवबोध स्तर पर अब आप चीजों को समझने लगे। ठीक है, जब चीजों को समझने लगे हैं तो क्या होने लग जाएगा? Whenever a child start understanding the things, तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाएंगे। संप्रत्यय मतलब क्या होता है? संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग लेवल जो है टीचिंग का वो कौन सा होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, अवबोध स्तर होगा। तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये स्मृति स्तर से ऊपर होता है, स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है। ठीक है, अगर हम पद सोपान की बात करें तो सबसे पहला लेवल जो हमने प्राथमिक कक्षाओं के लिए लिखा था वो लिखा था स्मृति स्तर। और स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल कौन सा है? स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है अवबोध। और अवबोध में क्या कर रहा है बच्चा? अवबोध में बच्चा अब समझने की कोशिश कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीजें उसके माइंड में आ रही हैं। अब आप वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, एग्जाम्पल का, क्योंकि जामफल खाए बिना हमारा पेट जो है वो भरता नहीं। तो यहां पर ये जो जामफल मैं देने वाली हूं इससे रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश। यस, इंग्लिश में एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखती हूं। कैसे एग्जाम्पल? कि मैंने यहां पर लिखा, आई विल चेंज द पेज रादर, अवबोध का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल शुरू हो गए हैं, हम सेकेंडरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब बच्चा समझने लग रहा है तो आपका एग्जाम्पल कैसा होगा? इफ वी आर रीडिंग आउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स कोई विषय है जो क्लास में चल रहा है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है और उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं मॉडल्स में समझा रही हूं कौन सा कॉन्सेप्ट? मैं मॉडल्स में समझा रही हूं मे और माइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? अब मुझे पता है कि इस लेवल पर बच्चे जो हैं वो समझने का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, संप्रत्यय उनके मस्तिष्क में बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तो अब यहां पर मे और माइट मॉडल को समझाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रूल्स, ठीक है, मैं उनको पूरा क्राइटेरिया बताऊं, रूल्स बताऊं, दिस दैट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड्स, उसके बजाय मैं सीधे क्या कर रही हूं? सीधे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया दैट इस तरह का मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा रफली, सपोज। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा और फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, चलिए दोनों एग्जाम्पल आप रेन के ही लीजिए।
अब ये दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैंने बच्चों को कोई रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ कि मे और माइट के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए, और 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों फर्स्ट वाले में कौन सा मॉडल प्लेस किया जाएगा, बिकॉज एट दिस लेवल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल, दे बिल्ड अप देयर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। तो अब यहाँ पर जब मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया तो उनको समझ में भी आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझाया? इट डैश रेन एज इट इज क्लाउडी, क्योंकि आसमान में बादल बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। और बादल भी कैसे है? काले बादल, दैट इज कॉल्ड निम्बस क्लाउड्स इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर काले बादल आसमान में छा गए हैं, इट्स वेरी क्लाउडी, द वेदर इज वेरी कूल एंड सूदिंग, सो देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। तो अब यहाँ पर बारिश आने की संभावना पूरी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर मॉडल क्या लगाया? उसके लिए मैंने मॉडल यहाँ पर लगाया मे। लेकिन जब दूसरे एग्जाम्पल में मैंने देखा इट डैश रेन एज इट इज क्लियर स्काई, अब यहाँ पर शायद ही बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है। तो मैंने यहाँ पर क्या मॉडल लगाया? मैंने यहाँ पर मॉडल लगाया माइट। तो अब यहाँ पर बच्चों को समझ में आ गया कि मे मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है और माइट मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दे कैन बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि मे का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और माइट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, इनको बहुत हाई लेवल की मैं एसएससी की तैयारी नहीं करा रही हूं, मैं सिंपली क्लास में इनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रही हूं। फिर इसमें आगे क्या वेरिएशंस आते हैं कि माइट का प्रयोग कई बार कुछ और रेफरेंसेस में पॉजिटिव में भी आ जाता है, बट दैट शुड नॉट बी इंटरप्रिटेटेड इन द क्लास विच इज रिलेटेड टू सेकेंडरी लेवल। अब यहाँ पर माध्यमिक कक्षाओं में मैं शुरुआत कर रही हूँ कॉन्सेप्ट की, और उस शुरुआत के लिए, उस प्रारंभ के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यूज किए, और मैं इनको बहुत हाई प्रोफाइल चीजें न बताते हुए सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊंगी कि बच्चों देखो, मे का प्रयोग अक्सर प्रायः पॉजिटिव चीजों के लिए और माइट का प्रयोग प्रायः यूजुअली नेगेटिव चीजों के लिए किया जाता है, और मैंने उन्हें अब ये एग्जाम्पल भी बता दिया। तो क्या बच्चे अब इसका प्रयोग, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनमें बिल्ड हो गया है, ये जो कॉन्सेप्ट उनमें बिल्ड हो गया है, अगर मैं ये एग्जाम्पल्स चेंज कर दूं तो क्या उनका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या उनका कॉन्सेप्ट यूज में नहीं आएगा? बिल्कुल, उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो ये कौन सा स्तर हुआ हमारा? ये हमारा स्तर हुआ अवबोध स्तर, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद हम अपना नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। थर्ड लेवल जो आपका आएगा वो आएगा चिंतन स्तर, और इसी चिंतन स्तर को मैंने क्या बोला है? इसी चिंतन स्तर को मैंने कहा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, राइट? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखिए, मैं ये मान के चल रही हूं कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं हो रही है, तो मैं इतने शानदार एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करा रही हूं कि आपको ये चीजें एग्जाम तक याद रहेंगी, और इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी याद रहेंगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं याद है, अभी तक समझ में नहीं आई है, आपने कहीं नहीं पढ़ी है, तो अब पढ़ लीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। या फिर आपको ये चीजें याद भी हैं और आपने पढ़ भी रखी हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि रिवीजन से बेस्ट चीज और कुछ हो ही नहीं सकती एग्जाम प्रिपरेशंस में। हमारी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है रिवीजन। तो यहाँ पर हम रिवीजन करते हुए देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर क्या होता है। तो चिंतन या रिफ्लेक्टिव स्तर जो होता है वो क्या होता है? बहुत उच्चतम स्तर होता है, ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। अब जब ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है, तो आपको पता है ये कौन सी कक्षाओं में ज्यादा एप्लीकेबल होगा? उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे न सिर्फ स्मृति,
न सिर्फ चिंतन, स्मृति, चिंतन, बल्कि इन दोनों के साथ एक लेवल हम और आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड समस्या समाधान की प्रवृत्ति। समस्या समाधान की प्रवृत्ति हमारे पास बच्चों में, बच्चों के माइंड में डेवलप हो जाती है। दे डेवलप द स्किल, उनके पास एक कौशल आ जाता है और वो कौशल होता है समस्या समाधान की प्रवृत्ति। और इस समस्या समाधान की प्रवृत्ति में चिंतन और स्मृति, ये दोनों स्तर भी जो हैं वो शामिल हैं, ये दोनों लेवल्स भी जो हैं वो शामिल हैं। अब इसमें 2 पॉइंट आप और लिखेंगे, वो क्या कि इसमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, आप चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप चीजों का संश्लेषण कर सकते हैं, आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। प्लस एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूं, द 5th पॉइंट विच यू हैव टू राइट इज व्हाट, इस लेवल पर सृजनात्मकता का विकास होता है। इस लेवल पर क्या हो जाता है, सृजनात्मकता का विकास अपने चरम पर होता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि अगर जोशीले, फुर्तीले, स्मृति वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके पूरे जीवन काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है दैट इज युवावस्था, ठीक है। तो युवावस्था को ही उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट बनाया और उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित किया। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि ये युवक, ये युवावस्था ही हमारे देश का भविष्य है। तो यहाँ पर भी सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कौन से लेवल पर होता है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल पर होता है। तो अब आपको मुश्किल नहीं आएगी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्टिव का आप अगर साइंस में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, आप साइंस में पढ़ते हैं तो ये परावर्तन और अपवर्तन की जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर वो सारी चीजें इसमें भी उसी तरह से लागू हैं, बस थोड़ा सा नजरिया और थोड़ा सा इसका कंटेंट बदल गया है। अदरवाइज रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपने आत्मसात किया, जो भी आपने अपनी स्मृति के रूप में संग्रहित किया, अवबोध के स्तर पर उसको समझा, अब फाइनली आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजें समझने, याद करने और महसूस करने के बाद आप उसी तरह से अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो आपने सीखा है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही आपको दिए गए संस्कारों का पता चलता है कि आप कितने संस्कारवान व्यक्ति हैं, ये पता आपके शब्दों से चलता है। तो इसका इल्म लोगों को तभी होता है जब वो शब्दों पर गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वाकई मैं भी ऐसा मानती हूँ कि वो हमारे संस्कारों की झलक है। हमारे संस्कार प्रतिपादित होते हैं कि हमें कैसे संस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर ये संस्कारों का जो लेवल आ गया है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इन पॉइंट्स को कि ये उच्चतम स्तर के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बातें कहाँ से कहाँ जा रही है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रही हैं। प्लस ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, इसमें स्मृति और चिंतन का समावेश होने के साथ साथ और क्या हो रहा है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती है। प्लस आलोचनात्मक प्रवृत्ति, आलोचनात्मक प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण, इन दोनों का समावेश करके समस्या समाधान की जो जिज्ञासा है, जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो बच्चों में डेवलप हो गई। और फाइनली इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सृजनात्मकता का विकास शिक्षण के किस स्तर पर होगा, आपके अनुसार आप एक अध्यापिका हैं और आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के किस स्तर पर सृजनात्मकता का विकास होता है, और आपको ऑप्शंस दे दिए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, फिर रिफ्लेक्टिव यानी कि आपका चिंतन स्तर। तो इन तीनों स्तरों में आप क्या मानेंगे कि हाँ, सृजनात्मकता का विकास, बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होगा, जब वो बहुत छोटा होगा और आपने अपने दिमाग से ये अवबोध करा, ये अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ये प्राइमरी लेवल के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस ये पूर्णतः विचारहीन अवस्था है। पूर्णतः कैसी अवस्था है, विचारहीन अवस्था है। इसमें कुछ भी बच्चा स्वयं से कुछ भी
थिंकिंग या सोचने की बात नहीं कर रहा है। जैसे शाहिद कपूर के गाने में शाहिद कपूर कह रहा है कि सोचता हूं क्या से क्या हो गए, तो यहां पर बच्चे जो हैं कुछ भी सोचने का काम नहीं कर रहे हैं। तो किसका काम कर रहे हैं? सिंपली उनके माइंड में सूचनाएं जो हैं वो भंडारित कर दी जाती हैं, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं, उन्हें उसका मतलब समझ में नहीं आता, सूचनाएं भंडारित कर दी जाती हैं। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, they never want to understand what is the meaning of these lines। सिर्फ और सिर्फ ये सूचना उनके माइंड में क्या कर दी गई है? फीड कर दी गई है। इसी को हम कहते हैं स्मृति स्तर। और जब यहाँ पर उनको ये सारी की सारी लाइनिंग्स याद है लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज लाइनिंग्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से विचारहीन अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें विचारों का समावेश नहीं होता, थिंकिंग का जो डोमेन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल देखें कि एक छोटी बच्ची जिसने ये सीख लिया है कि 2 2 4 होता है, बस उसे ये टेबल याद है कि 2 2 4 होता है, क्योंकि स्मृति स्तर पर केवल मात्र उसे टेबल याद है, उसे कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। अब हमारे मोबाइल फोन में एक साइन था इक्वल टू करके, तो उस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने क्या समझ लिया? जा, क्योंकि 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो यहां पर इस इक्वल टू का मतलब उस बच्ची ने समझ लिया जा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये विचारहीन अवस्था है, जो भी बोला जा रहा है बस एग्जैक्टली बस वो बोला ही जा रहा है, क्योंकि ये सूचनाएं आपके मस्तिष्क में, उस बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में भंडारित हैं, स्टोर हैं। और स्टोर होने के बाद वो ये कोशिश नहीं करता है इस लेवल पर कि इन चीजों को जिसको मैं बोल रहा हूं इसको समझा जाए, वो समझने की कोशिश नहीं करता है। बार बार उसको जो बोला जाएगा, जो रटाया जाएगा, जो बताया जाएगा, जो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फीड की जाएंगी, सिंपली वो उसको पैरट कर सकता है, पैराटाइज कर सकता है, यानी कि तोते जैसे बार बार बोल सकता है। हिंद का तोता किसे कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये जो पैराडाइज करेगा, ये जो पैरट जैसे बार बार तोते जैसे रिपीट करे जा रहा है, द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स व्हाट एवर इज स्टोर्ड इन द माइंड, उस लेवल को आप क्या कहेंगे? वो स्मृति स्तर होता है। और अब आपको समझ में आ गया है कि स्मृति स्तर को मैं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिकता क्यों दे रही हूं, क्योंकि यहां पर प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल्स की क्लासेस में बच्चों का मस्तिष्क जो है वो इतना विकसित नहीं हुआ होता है। हम क्रमबद्ध तरीके से उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सबसे प्रथम टीचिंग का जो लेवल आता है वो है स्मृति स्तर। और इससे आपने देखा कि जो पोयम्स हैं, जो टेबल्स हैं, वो उनको बिल्कुल रटा दिए जाते हैं, याद करा दिए जाते हैं, बट दे नेवर नो व्हाट इज द मीनिंगफुल symbolic implications of these formulas which we are learning. They are simply what doing? Rote learning is there. रटने की विधा को ज्यादा बल दिया जाता है कि ये टेबल्स हैं, याद कर लो, ये पोयम्स हैं, याद कर लो, ये हिंदी की गद्य की लाइनिंग्स हैं, याद कर लो, ये यहाँ पर साइंस में ऐसा है, याद कर लो। ऐसा क्यों है? They never know. So meaningful understanding is not there. This level is devoid of meaningful understanding. यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम को महत्ता नहीं दी जाती, जबकि बनिस्पत इसके किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसको महत्ता दी जाती है? तो महत्ता दी जाती है रटने की प्रवृत्ति को। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि टेबल लर्निंग इज व्हाट? टेबल लर्निंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर माइंड। तो मेंटोस खाना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंटोस जो है वो दिमाग की बत्ती जला देता है, और दिमाग की जैसे ही बत्ती जल जाती है तो आपको सारे टेबल्स याद हो जाते हैं। तो स्मृति स्तर की ये बात हुई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट अपना लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवबोध स्तर। ठीक है, अवबोध स्तर हमारा जो था वो सेकेंड लेवल था, अवबोध स्तर। और अवबोध को ही हमने क्या कहा है? अवबोध को ही हमने कहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहां पर क्या रटने की प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? जी नहीं, यहां पर किसकी प्रवृत्ति को बल दिया जाएगा? समझने की बात को बल दिया जाता है। और क्या ये स्तर जो है, टीचिंग का जो ये तरीका है, जो लेवल है, वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है?
जी नहीं, वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर इन चीजों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं पॉइंट्स आपके जो बना रही हूं उसमें मैं रेक्टिफिकेशन कर देती हूं। यहां पर मैं सिंपली, हम जो सेकंड पॉइंट लिख रहे थे वो लिखते हैं और उसके बाद फिर आपका इधर सब डिवीजन आ जाता है इसमें। तो अवबोध और सेकेंडरी लेवल पे आपको देखना है कि अवबोध स्तर पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये किसके लिए उपयोगी है? ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, फर्स्ट पॉइंट। फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? माध्यमिक स्तर के लिए तो उपयोगी है ही, प्लस इसमें कैसी बात की जाती है, इसमें आप चीजों का चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा आपका कि अवबोध स्तर पर अब आप चीजों को समझने लगे हैं। ठीक है, जब चीजों को समझने लगे हैं तो क्या होने लग जाएगा? Whenever a child start understanding the things, तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाएंगे। संप्रत्यय मतलब क्या होता है? संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग लेवल जो है टीचिंग का, वो कौन सा होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, अवबोध स्तर होगा। तो यहां पर संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, संप्रत्यय बनना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि ये चिंतन का ही प्रकार है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये स्मृति स्तर से ऊपर होता है, स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है। ठीक है, अगर हम पद सोपान की बात करें तो सबसे पहला लेवल जो हमने प्राथमिक कक्षाओं के लिए लिखा था वो लिखा था स्मृति स्तर। और स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल कौन सा है? स्मृति स्तर से ऊपर का लेवल है अवबोध। और अवबोध में क्या कर रहा है बच्चा? अवबोध में बच्चा अब समझने की कोशिश कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीजें उसके माइंड में आ रही हैं। अब आप वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, एग्जाम्पल का, क्योंकि जामफल खाए बिना हमारा पेट जो है वो भरता नहीं। तो यहां पर ये जो जामफल मैं देने वाली हूं इससे रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश। यस, इंग्लिश में एग्जाम्पल देखें इसका। जैसे मैं दो एग्जाम्पल लिखती हूं। कैसे एग्जाम्पल? कि मैंने यहां पर लिखा, आई विल चेंज द पेज रादर, अवबोध का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल शुरू हो गए हैं, हम सेकेंडरी क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब बच्चा समझने लग रहा है तो आपका एग्जाम्पल कैसा होगा? इफ वी आर रीडिंग आउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स कोई विषय है जो क्लास में चल रहा है, इंग्लिश की क्लास हो रही है, इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है, और उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में मैं मॉडल्स में समझा रही हूं कौन सा कॉन्सेप्ट? मैं मॉडल्स में समझा रही हूं मे और माइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? अब मुझे पता है कि इस लेवल पर बच्चे जो हैं वो समझने का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, संप्रत्यय उनके मस्तिष्क में बहुत जल्दी जल्दी बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तो अब यहां पर मे और माइट मॉडल को समझाने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रूल्स, ठीक है, मैं उनको पूरा क्राइटेरिया बताऊं, रूल्स बताऊं, दिस दैट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड्स, उसके बजाय मैं सीधे क्या कर रही हूं? सीधे मैंने उनको एग्जाम्पल दिया दैट इस तरह का मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा रफली, सपोज। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा और फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, चलिए दोनों एग्जाम्पल आप रेन के ही लीजिए।
अब ये दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैंने बच्चों को कोई रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताए। सिंपली मैं क्या कर रही हूँ कि मे और माइट के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए, और 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों फर्स्ट वाले में कौन सा मॉडल प्लेस किया जाएगा, बिकॉज एट दिस लेवल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वेरी वेल, दे बिल्ड अप देयर कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ओन। तो अब यहाँ पर जब मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाया तो उनको समझ में भी आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझाया? इट डैश रेन एज इट इज क्लाउडी, क्योंकि आसमान में बादल बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना है। और बादल भी कैसे है? काले बादल, दैट इज कॉल्ड निम्बस क्लाउड्स इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर काले बादल आसमान में छा गए हैं, इट्स वेरी क्लाउडी, द वेदर इज वेरी कूल एंड सूदिंग, सो देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। तो अब यहाँ पर बारिश आने की संभावना पूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर मॉडल क्या लगाया? उसके लिए मैंने मॉडल यहाँ पर लगाया मे। लेकिन जब दूसरे एग्जाम्पल में मैंने देखा इट डैश रेन एज इट इज क्लियर स्काई, अब यहाँ पर शायद ही बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है। तो मैंने यहाँ पर क्या मॉडल लगाया? मैंने यहाँ पर मॉडल लगाया माइट। तो अब यहाँ पर बच्चों को समझ में आ गया कि मे मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है और माइट मॉडल का प्रयोग कहाँ करना है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड दे कैन बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि मे का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और माइट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, इनको बहुत हाई लेवल की मैं एसएससी की तैयारी नहीं करा रही हूँ, मैं सिंपली क्लास में इनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रही हूँ। फिर इसमें आगे क्या वेरिएशंस आते हैं कि माइट का प्रयोग कई बार कुछ और रेफरेंसेस में पॉजिटिव में भी आ जाता है, बट दैट शुड नॉट बी इंटरप्रिटेटेड इन द क्लास विच इज रिलेटेड टू सेकेंडरी लेवल। अब यहाँ पर माध्यमिक कक्षाओं में मैं शुरुआत कर रही हूँ कॉन्सेप्ट की, और उस शुरुआत के लिए, उस प्रारंभ के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यूज किए, और मैं इनको बहुत हाई प्रोफाइल चीजें न बताते हुए सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊंगी कि बच्चों देखो, मे का प्रयोग अक्सर प्रायः पॉजिटिव चीजों के लिए और माइट का प्रयोग प्रायः यूजुअली नेगेटिव चीजों के लिए किया जाता है। और मैंने उन्हें अब ये एग्जाम्पल भी बता दिया। तो क्या बच्चे अब इसका प्रयोग, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जो उनमें बिल्ड हो गया है, ये जो कॉन्सेप्ट उनमें बिल्ड हो गया है, अगर मैं ये एग्जाम्पल्स चेंज कर दूं तो क्या उनका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा? क्या उनका कॉन्सेप्ट यूज में नहीं आएगा? बिल्कुल, उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो ये कौन सा स्तर हुआ हमारा? ये हमारा स्तर हुआ अवबोध स्तर, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद हम अपना नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। थर्ड लेवल जो आपका आएगा वो आएगा चिंतन स्तर, और इसी चिंतन स्तर को मैंने क्या बोला है? इसी चिंतन स्तर को मैंने कहा है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, राइट? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। देखिए, मैं ये मान के चल रही हूं कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं हो रही है, तो मैं इतने शानदार एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करा रही हूं कि आपको ये चीजें एग्जाम तक याद रहेंगी, और इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी याद रहेंगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं याद है, अभी तक समझ में नहीं आई है, आपने कहीं नहीं पढ़ी है, तो अब पढ़ लीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। या फिर आपको ये चीजें याद भी हैं और आपने पढ़ भी रखी हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि रिवीजन से बेस्ट चीज और कुछ हो ही नहीं सकती एग्जाम प्रिपरेशंस में। हमारी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है रिवीजन। तो यहाँ पर हम रिवीजन करते हुए देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव या चिंतन स्तर क्या होता है। तो चिंतन या रिफ्लेक्टिव स्तर जो होता है वो क्या होता है? बहुत उच्चतम स्तर होता है। ज्ञान का कैसा स्तर है ये? ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है। अब जब ज्ञान का सबसे उच्चतम स्तर है तो आपको पता है ये कौन सी कक्षाओं में ज्यादा एप्लीकेबल होगा? उच्च माध्यमिक कक्षाओं में।
उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हैं कि रिफ्लैक्टिव लेवल पे न सिर्फ स्मृति, न सिर्फ चिंतन, स्मृति चिंतन, बल्कि इन दोनों के साथ एक लेवल हम और आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड समस्या समाधान की प्रवृत्ति। समस्या समाधान की प्रवृत्ति हमारे पास बच्चों में, बच्चों के माइंड में डेवलप हो जाती है। दे डेवलप द स्किल, उनके पास एक कौशल आ जाता है और वो कौशल होता है समस्या समाधान की प्रवृत्ति। और इस समस्या समाधान की प्रवृत्ति में चिंतन और स्मृति, ये दोनों स्तर भी जो हैं वो शामिल हैं। ये दोनों लेवल्स भी जो हैं वो शामिल हैं कि आपकी स्मृति भी होनी चाहिए, चिंतन यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और फिर समस्या समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब इसमें 2 पॉइंट आप और लिखेंगे, वो क्या कि इसमें आलोचनात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आप चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप चीजों का संश्लेषण कर सकते हैं, आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। प्लस एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूं, द 5th पॉइंट विच यू हैव टू राइट इज व्हाट, इस लेवल पर सृजनात्मकता का विकास होता है। इस लेवल पर क्या हो जाता है, सृजनात्मकता का विकास अपने चरम पर होता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि अगर जोशीले, फुर्तीले, स्मृति वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके पूरे जीवन काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है दैट इज युवावस्था। ठीक है, तो युवावस्था को ही उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट बनाया और उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित किया। तो यहाँ पर वो मानते हैं कि ये युवक, ये युवावस्था ही हमारे देश का भविष्य है। तो यहाँ पर भी सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कौन से लेवल पर होता है, आपके रिफ्लैक्टिव लेवल पर होता है। तो अब आपको मुश्किल नहीं आएगी कि रिफ्लैक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है। रिफ्लैक्टिव का आप अगर साइंस में पढ़ते हैं तो रिफ्लैक्स सेक्शन आता है, आप साइंस में पढ़ते हैं तो ये परावर्तन और अपवर्तन की जो क्रियाएं होती हैं, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर वो सारी चीजें इसमें भी उसी तरह से लागू हैं, बस थोड़ा सा नजरिया और थोड़ा सा इसका कंटेंट बदल गया है। अदरवाइज रिफ्लैक्शन मतलब क्या होगा, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपने आत्मसात किया, जो भी आपने अपनी स्मृति के रूप में संग्रहित किया, अवबोध के स्तर पर उसको समझा, अब फाइनली आप क्या कर रहे हैं, सारी चीजें समझने, याद करने और महसूस करने के बाद आप उसी तरह से अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो आपने सीखा है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि शब्दों से ही आपको दिए गए संस्कारों का पता चलता है कि आप कितने संस्कारवान व्यक्ति हैं। ये पता आपके शब्दों से चलता है। तो इसका इल्म लोगों को तभी होता है जब वो शब्दों पर गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वाकई मैं भी ऐसा मानती हूँ कि वो हमारे संस्कारों की झलक है। हमारे संस्कार प्रतिपादित होते हैं कि हमें कैसे संस्कार मिले हैं। तो यहाँ पर ये संस्कारों का जो लेवल आ गया है दैट इज कॉल्ड रिफ्लैक्टिव लेवल, दैट इज कॉल्ड चिंतन स्तर। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इन पॉइंट्स को कि ये उच्चतम स्तर के लिए उपयोगी है। यहाँ पर बातें कहाँ से कहाँ जा रही है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रही हैं। प्लस ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है, इसमें स्मृति और चिंतन का समावेश होने के साथ साथ और क्या हो रहा है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती है। प्लस आलोचनात्मक प्रवृत्ति, आलोचनात्मक प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण, इन दोनों का समावेश करके समस्या समाधान की जो जिज्ञासा है, जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो बच्चों में डेवलप हो गई। और फाइनली इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सृजनात्मकता का विकास शिक्षण के किस स्तर पर होगा, आपके अनुसार आप एक अध्यापिका हैं और आपसे पूछा जाए कि शिक्षण के किस स्तर पर सृजनात्मकता का विकास होता है, और आपको ऑप्शंस दे दिए स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, फिर रिफ्लेक्टिव यानी कि आपका चिंतन स्तर। तो इन तीनों स्तरों में आप क्या मानेंगे कि हाँ, सृजनात्मकता का विकास, बच्चा सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होगा, जब वो बहुत छोटा होगा।
और आपने अपने दिमाग से ये अवबोध करा, ये अंडरस्टैंडिंग की, तो जब बच्चा सबसे छोटा होता है तब वो क्या करता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव माइंड उसमें चलता रहता है। तो अब आप ऐसे नॉर्मली अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप अपना अंदाजा लगाएंगे कि बच्चा जो है उसका सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिव लेवल जो है वो बच्चों में ज्यादा होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं वो। तो आपने लगा दिया क्या, स्मृति स्तर पर आपने अपना आंसर मार्क कर दिया, जबकि स्मृति स्तर इसका आंसर नहीं था। कौन सा लेवल इसका आंसर था? इसका आंसर था रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे कि हमें एग्जाम्पल की वापस तलाश है और उस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि स्मृति स्तर पर या चिंतन स्तर पर, थर्ड वाले लेवल पर, चिंतन स्तर पर जिसमें आलोचनात्मक विश्लेषण शुरू हो जाता है, उसमें हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? जब हमारी स्किल कौन सी डेवलप हो गई है? प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलपमेंट हमारा हो चुका है। हम समस्या का समाधान करने की कोशिश अब कर सकते हैं। बालक उस लेवल पर उसका मस्तिष्क जो है वो विकसित हो चुका है। जैसे नागौर में फ्लोरोसिस की समस्या है, ठीक है, नागौर में फ्लोरोसिस की समस्या है। अब इस फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जाए? कुबड़ पट्टी भी जिसको कहा जाता है। तो ये जो कुबड़ पट्टी नागौर के आसपास का क्षेत्र है, पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है और फ्लोराइड की वजह से लोगों में जो शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे? अब बच्चे सोचने बैठ गए कि हाँ, इसका समाधान कैसे किया जाए, ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको सोचने के लिए, समस्या समाधान की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए इस तरह के टॉपिक आप बच्चों के सामने रख सकते हैं। उनका मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया कर सकते हैं कि बच्चों बताओ, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते और आपकी पोस्टिंग नागौर में है तो आप कैसे इस समस्या का निपटारा करते? या फिर हम जो बोल रहे हैं, दूसरा एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड रेगिस्तान की मार्च। ठीक है, रेगिस्तान की मार्च, यहां पर मैंने बच्चों को बताया, उनको समझाया कि रेगिस्तान की मार्च मतलब क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान की मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थल का विस्तार को ही हम कहते हैं रेगिस्तान की मार्च। ठीक है, मरुस्थल का अपने क्षेत्र से आगे बढ़ते जाना, ये तो बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाना। अब यहाँ पर जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रही हूँ, ये एक समस्या ही है कि मरुस्थल जो है उसका विस्तार आगे वाले जिलों में होता जा रहा है। तो जब आगे वाले जिलों में होता जा रहा है, यानी कि सब जगह मिट्टी मिट्टी बालू का रेत फैल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसका समाधान फिर बच्चे अपने आप अपना दिमाग लगा के करेंगे, क्योंकि इस स्तर पर क्या हो रहा है? संश्लेषण भी हो रहा है और विश्लेषण भी हो रहा है। तो बच्चे खुद दिमाग लगाएंगे, सूझबूझ के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे कि कैसे रेगिस्तान की मार्च की समस्या को रोका जाए। फिर उनको साइंस की क्लास की बात याद आती है कि जो पेड़ होते हैं और पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और आगे विस्तार नहीं करने देती, आगे नहीं जाने देती। ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से अवबोध स्तर पर समझ में आ चुकी है। तो अब इस लेवल पर क्या करेंगे वो? इस लेवल पर अब वो समाधान बताएंगे कि मैडम, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए बहुत अच्छा समाधान है और वो है वृक्षारोपण। अब बच्चों ने क्या कर लिया? समाधान की प्रवृत्ति, समस्या के समाधान की प्रवृत्ति उनके माइंड में विकसित हो चुकी है। और अब हमने यहाँ पर देखा कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है, ज्ञान का जो उच्चतम स्तर है, वो बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। तो इसी तरह से वो जीवन में आई हुई समस्याओं को भी, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, उसको भी सूझबूझ के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा, संश्लेषण विश्लेषण के द्वारा समाधान कर पाएंगे। और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। क्योंकि यहाँ पर एक टीचर की, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है कि एक टीचर की आदत होनी चाहिए कि वो सारे उदाहरणों को इंक्लूड करते हुए, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि बच्चों को इससे क्या महसूस होगा? उनको ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे सब्जेक्ट कितने इंटरेस्टिंग हैं, और इसी इंटरेस्ट को कैरी ऑन करते हुए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सीख जाएंगे। तो ये थे हमारे टीचिंग लेवल्स, शिक्षण के स्तर।
जो कि हमने देखे 3 हैं, जैसे कि स्मृति, अवबोध और चिंतन। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें और क्या आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं टीचिंग मैक्सिम्स, शिक्षण के सूत्र, जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन हम उसको एक बार रिवाइज और कर लेंगे कि ये शिक्षण के सूत्र क्या हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमेशा जो हमारा शिक्षण होना चाहिए वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। इसका डिस्कशन हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं कि जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर ही होते हैं। तो इनको हम कहेंगे टीचिंग मैक्सिम्स। पढ़ाने का तरीके में क्या क्या सूत्र होने चाहिए जो हमें पता होने चाहिए। मूर्त से अमूर्त चीजें होनी चाहिए, पहले बच्चों को कंक्रीट चीजें दिखानी चाहिए और फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो वो टीचिंग मैक्सिम भी हमें आसानी से अच्छी तरह से पता है। फिर हमारा होना चाहिए पूर्ण से अंश, यानी कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम बता दिया जाता है, अनुक्रमणिका बता दी जाती है, दैट इज इंडेक्स, और उसके बाद फिर चैप्टर्स 1 बाय 1 आपके सामने आते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज पूर्ण से अंश। फिर आपका आता है विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य का मतलब क्या समझते हैं आप? विशिष्ट से सामान्य यानी कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, दैट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक चिंतन अगर आपने पढ़ा है हिल्डा तबा का, तो आप जानते हैं कि विशिष्ट से सामान्य में क्या आएगा। विशिष्ट से सामान्य में आता है आगमनात्मक चिंतन, यानी कि पहले बच्चों को आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उदाहरण देने के बाद आप उन्हें सिद्धांत समझाएंगे। तो इसी शिक्षण सूत्र को कहा जाता है विशिष्ट से सामान्य, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। फिर हम देख रहे हैं विश्लेषण से संश्लेषण। पहले बच्चों को चीजों का विश्लेषण करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए। जब वो एनालिसिस कर लेंगे तो उन सारी चीजों को जो उन्होंने एनालाइज किया है उसको क्या करेंगे, वापस एकीकृत कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस या संश्लेषण। ये भी हमें टीचिंग मैक्सिम बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन ये वाला जो टीचिंग मैक्सिम है जिसको मैंने बताया है एक अलग कलर से, दैट इज कॉल्ड मनोवैज्ञानिक से तार्किक। ये टीचिंग मैक्सिम शायद हमें नहीं आता हो, तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक से तार्किक कौन सा टीचिंग मैक्सिम है। यानी कि इसमें जो मैक्सिम है ये बताना चाह रहा है हमें कि पहले मनोवैज्ञानिक में क्या आता है, हमारी रुचियां आती हैं, मनोवैज्ञानिक में क्या आता है, हमारी रुचि, आवश्यकता और प्रतिक्रिया। ये सब क्या है, ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं, ठीक है। रुचि, आवश्यकता, हमारी प्रतिक्रिया, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, ये सब हमारे क्या किस में आते हैं, मनोवैज्ञानिक बातों में आते हैं। लेकिन इसी रुचि, आवश्यकता, प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके में रखना, विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सजाना, रखना, तो उसको हम कहेंगे क्या, तो उसको हम कहेंगे तार्किक पद्धति। तो सबसे पहले बच्चों में जो वही संश्लेषण और विश्लेषण की बात हो गई कि बच्चों की जो रुचि है, जो आवश्यकता है, जो प्रतिक्रिया है, जो रुझान है, उन सब की हमने बात कर ली। लेकिन ये सब बातें करने के बाद इन सबको एकीकृत करते हुए क्या किया गया है, विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सजाना बच्चों को आ जाना चाहिए कि विषय वस्तु की तार्किकता क्या है, इसको ऐसे क्यों डिजाइन किया गया है, क्यों चैप्टर 1 ये है और चैप्टर 10 ये है। तो यहाँ पर इनको पूरी तार्किक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से सजाने की प्रवृत्ति बच्चों की मेंटेन हो जानी चाहिए। और वो कैसे होगी, पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें बताया जाएगा और फिर तार्किक रूप से वो खुद समझ जाएंगे कि इनकी जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ है, उनकी जो सजावट है, उनका जो क्रम है, वो किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र में हमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जो पॉइंट हमें थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आप महरूम रह गए हो इस पॉइंट से, तो वो पॉइंट भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर शिक्षण सूत्र होता है, न कि तार्किकता से मनोवैज्ञानिक की ओर। ठीक है, तो ये शिक्षण सूत्र हमारा क्लियर अप हुआ। उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और देखना है, तो आप इन वीडियोस को
बहुत ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको समेकित करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं या नहीं। अब हमें जानना है कि पढ़ाने के तरीके कितने प्रकार के हैं। सम में बी ट्रेडिशनल, सम में बी साइंटिफिक एंड सम में बी मॉडर्न। तो यहाँ पर जो पढ़ाने के तरीके हैं उस आधार पर भी शिक्षण को बहुत भागों में डिवाइड किया है। और ये भाग क्या है, ये आपको एक सरसरी निगाह से देखने हैं, इनमें डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि किस प्रकार के शिक्षण को जो है कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले पारंपरिक दृष्टिकोण, और पारंपरिक दृष्टिकोण में आता है श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और क्रियात्मक सामग्री। तो यहाँ पर श्रव्य सामग्री में आप देखेंगे आपका रेडियो और लिंग्वाफोन, दृश्य सामग्री में आप देखेंगे मानचित्र और ग्लोब, और श्रव्य दृश्य में क्या आएगा, कंप्यूटर। ये हम सभी बहुत अपना मतलब एक सामान्य अनुभव लेके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण के प्रकार होते कितने। तो हमने यहाँ पर देखा शिक्षण का पहला प्रकार, दैट इज कॉल्ड पारंपरिक प्रकार, और उसमें हम देख रहे हैं कि क्रियात्मक भी किसका प्रकार है, क्रियात्मक भी आपका पारंपरिक दृष्टिकोण का प्रकार है। तो इस तरह से हम शिक्षण के प्रकार देख रहे हैं। और उसमें हमने सेकंड प्रकार देखा है क्या, तकनीकी प्रकार, कि तकनीकी तरह से भी शिक्षण कराया जाता है। और उस तकनीकी प्रकार में हमें जानना है कि दो तरह के तकनीकी से प्रकार से समझाया जा सकता है। फर्स्ट इज द साधारण हार्डवेयर और दूसरा जटिल हार्डवेयर। साधारण हार्डवेयर कौन से होते हैं, एग्जाम्पल OHP एंड स्लाइड प्रोजेक्टर, ये क्या हुए आपके साधारण हार्डवेयर हुए। और फिर जटिल हार्डवेयर कौन से होते हैं, जिसमें 3D डायमेंशंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपके टीवी और मोशन पिक्चर। तो पहले पारंपरिक प्रकार में क्या क्या आता है वो हमने देख लिया, तकनीकी प्रकार में शिक्षण में क्या आता है वो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि प्रक्षेपण, इससे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पुट अप होते हैं। प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन के आधार पर आप किस तरह से शिक्षण करा सकते हैं, दो तरह से। पहला तरीका है प्रक्षेपित, यानी कि दीवार पर किसी वस्तु को रखना, बताना और उसको जूम करना। जैसे हम देखते हैं ना कि गांव में रात को एक मूवी चल रही है और वहां पर लाइट थ्रो की जा रही किसी पर्दे पर, और गोगा जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया जा रहा है, और उनकी पूरी कहानी को फड़ चित्रण के माध्यम से, नाट्याभिनय के माध्यम से अभिनय पेश किया जा रहा है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्रक्षेपित सामग्री, यानी कि दीवार पर किसी विषय वस्तु को हाईलाइट करना और फिर उसको जूम करना, एनलार्ज करना, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेपित प्रकार, जो कि किसमें आता है, ऑब्वियसली प्रक्षेपण वाली तकनीक में आता है। लेकिन इसका दूसरा प्रकार है अप्रक्षेपित। अप्रक्षेपित यानी कि स्थिर सामग्री, और इस स्थिर सामग्री में आपके आ जाते हैं चार्ट, ग्लोब और मॉडल। तो ये हुए आपके शिक्षण के प्रकार। पारंपरिक प्रकार क्या है, प्रक्षेपण वाला क्या है और तकनीकी वाला क्या है, ये बहुत ही आसान तरीके से विद एग्जांपल्स हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कवर अप करना है वो है एडगर डेल का अनुभव शंकु, जिसको आपको समझना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के बाद आपको जरूर आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वही चीजें टफ लगती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। जो समझ में आ जाती हैं वो चीजें हमें बहुत ईजी लगने लगती हैं। तो देखते हैं एडगर डेल का अनुभव का शंकु।